नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। हमारी संस्था द्वारा जो आप लोगों के लिए पहल चलाई जा रही है, जिसके अंदर हम 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कवर करा रहे हैं, उसी का 9वां पार्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेते हैं जो कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है। अब करंट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे संबंधित है? क्योंकि जो टॉपिक कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं, जो करंट के हिसाब से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन टॉपिकों से संबंधित यदि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अब वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मुद्दे जो चर्चाओं में हैं उनसे संबंधित ही कुछ मॉडिफाई करके, यानी कि क्वेश्चनों को चेंज करके या उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब उन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं या उनसे जो टॉपिक चर्चाओं में है वहां से क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो कैसे हो सकते हैं, उस पैटर्न को समझना, वो कैसे आप समझेंगे, वो ऐसे आप समझेंगे कि ये जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेके आते हैं, आपसे एक्सप्लेन करते हैं, वो टॉपिक आपको समझ में आ जाता है, वो पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, जो इन वीडियोस का उद्देश्य है। यानी कि जो मुहिम चालू की गई है एज स्टडी द्वारा, वो इस मुहिम का जो उद्देश्य है आपको पैटर्न समझाना, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो चर्चाओं में है उन टॉपिकों से संबंधित कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो पैटर्न आप समझ लेते हैं। ठीक है, और वहीं आपको उस टॉपिक से संबंधित नॉलेज भी मिल जाती है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो आपको मिल जाती है और पैटर्न समझ में आ जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हैं उसमें आपको हेल्प मिलती है और आपका जो मुद्दा है वो कवर हो जाता है, जिससे आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। तो हमारी पहल से जुड़िए। यदि आपका कोई भी संबंधी है जो तैयारी कर रहा है, जो आपके जो सहपाठी हैं, उन पे हमारी वीडियो जो है शेयर कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो 2015 के अंदर आया है। क्वेश्चन किससे कैसे संबंधित है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से है, यानी कि जिस टाइप का ये क्वेश्चन हमने लिया है ये कहीं जैसे जीडीपी से संबंधित है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ये खंड में कहाँ चर्चाओं से है? देखिए, आईएमएफ विश्व बैंक जो है वो लगातार जो वैश्विक वृद्धि है, यानी कि जो हमारी जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसको लगातार चेंजेस ला रहा है। कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं कि इतनी वृद्धि दर रहेगी इस वार्षिक दर के अंदर, इस वर्ष के अंदर इतनी वृद्धि दर रहेगी। लगातार चेंजेस हो रहे हैं और वो मुद्दा चर्चाओं में बना रहता है कि हमारी जो वृद्धि दर है वो लगातार उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जो पीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो हो सकता है कि रिपीट ना हो, मगर ये पैटर्न रिपीट हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हुई है और क्वेश्चन में कथन में क्या बोला गया है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है। यानी क्वेश्चन का पहला जो कथन है वो बोला है कि जो पिछला दशक है उसमें जो हमारी सकल घरेलू यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसकी जो वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो उसमें लगातार वृद्धि हुई है, ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो हमारी जीडीपी है रुपए में पिछले एक दशक में लगातार इसमें वृद्धि हुई है। तो दो कथन हमसे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, ये हमें देखना है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जीडीपी क्या है। वैसे तो आपको, यदि आप कहीं भी थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती है, आपको पता हो कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है, देखिए, जीडीपी किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि यानी कि एक साल मान लिया जाता है कि एक वर्ष के अंदर जो है जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं, जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, उनका मौद्रिक मूल्य होता है और एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक माप होता है। इसी से आप मापते हैं कि जो वैश्विक स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। हम जीडीपी के आधार पे अपन उसका मूल्य मापते हैं, कितनी हमारी जीडीपी है। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को आधार वर्ष की कीमतों पे
में जो है व्यक्त करता है। आधार वर्ष की जो आधार वर्ष लिया गया है उसके आधार पर कीमतों में व्यक्त करता है। दो आधार पर कीमतें निकाली जाती हैं, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ आधार वर्ष की कीमतों पर यह व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर पिछले एक दशक में लगातार नहीं बढ़ी है। ठीक है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घरेलू जो आर्थिक दबाव यानी कि जो वैश्विक रूप से जो स्थिति चेंज होती रहती है उनके कारण इसमें उतार चढ़ाव आए हैं। देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर आईएमएफ ने, विश्व बैंक ने हमारी जो वैश्विक ग्रोथ रेट है उसके अंदर चेंज ले आए, क्योंकि पहले बोलता है कि 6 पॉइंट कुछ रहेंगे या 7 पॉइंट कुछ रहेगा हमारा जो ग्रोथ रेट है, फिर 6 पॉइंट कुछ कर दिया जाता है, फिर 6 पॉइंट और कम कर दिए जाते हैं। तो लगातार चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला कथन है कि वैश्विक लगातार वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ रेट है उसमें लगातार वृद्धि हुई है, तो वो यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि चेंजेस आए हैं, उतार चढ़ाव जो है वैश्विक स्थिति के कारण हुए हैं। भारत के बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में 2005 में लगभग 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और वर्ष 2020 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 2.63 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, यानी कि लगातार वृद्धि जो है वो हो रही है। और कथन 2 हमें क्या बोल रहा है कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हमारे जीडीपी रुपए में पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि हुई है, और हमने क्या देखा कि हाँ वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है वो सही हो जाता है। सही हमसे पूछा है तो दूसरा कथन सही है, यानी आंसर हमें क्या लगा के आना चाहिए था, हमें आंसर देना चाहिए था बी, यानी कि केवल 2। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि IORARC के संदर्भ में नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, ये कोऑपरेशन है, ठीक है, जो ये एसोसिएशन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे टाइप, यानी कि हाल ही में कोई भी जो कोऑपरेशन है, जो एसोसिएशन है, यदि वो चर्चाओं में रहा है, हिंद महासागर से संबंधित कोई भी एसोसिएशन है, कोऑपरेशन है, वो यदि वो चर्चाओं में है तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि वहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पुटअप कैसे किया जा सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है, क्या इसी तरीके से किया जा सकता है कि जैसे ये पिछले कुछ टाइम पीरियड में पूछा गया है। क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर? पहले कथन में दिया गया था कि इसकी स्थापना जो है हाल ही में घटित, यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर घटित समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव यानी कि ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। यानी कि जो स्थापना है इसकी, वो समुद्र में जो डकैती हुई उनकी घटनाओं या फिर तेल जो अधिप्लाव है उससे संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप की गई। ये जो है पहला कथन बोल रहा है। दूसरे कथन में बोला गया है कि यह जो कोऑपरेशन है, ये जो एसोसिएशन है, ये एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। यानी कि जो एसोसिएशन है वो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अब देखिए, एसोसिएशन कोऑपरेशन के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर में 22 राज्य शामिल हैं। ठीक है, यह एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें सरकार, व्यापार, एकादमी, प्रतिनिधि सहयोग को बढ़ावा देते हैं और एक करीबी परस्पर क्रिया होती है। इसका जो मुख्यालय है वो इबेन यानी कि मॉरिशस में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1997 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, ये फैक्चुअल जानकारी है, याद रखिएगा। 1997 में इसको स्थापित किया गया था। पूर्व में हिंद महासागर रिम पहल के रूप में जाना जाता है। इसमें अरब हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है और इसके सदस्य राज्यों द्वारा अपनाए गए नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन को समन्वय निगरानी करता है। क्या क्या कार्य करता है? जो उसके राज्य हैं उनके द्वारा अपनाए गए जो नीतियां हैं उनके निर्णय के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी ये करता है। भारतीय महासागर में कंटेनर शिपमेंट, दुनिया के थोक माल जो थोक माल है, जो आयात निर्यात होता है, उन आयात का एक जो यातायात होता है वहां पर जो परिवहन सिस्टम है उसका 1/3 और दुनिया के तेल लदान में 2/3 के आसपास का आधा होता है। ठीक है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा बनाता है। यानी कि वहां पर जो है इस एरिया के अंदर इतना यातायात होता है कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। ठीक है, और समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश,
आपदा, जोखिम में कमी, शैक्षणिक वैज्ञानिक निगम, सांस्कृतिक विनिमय, नीली अर्थव्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण, मत्स्य प्रबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 8 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि इन सभी चीजों पे ये काम करता है। हमें बोला गया था कि इसकी स्थापना जो है इन दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है, तो ये भी गलत है। और एक ऐसा मैत्री जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और जान ले लेते हैं कि पहला भारतीय महासागर जो संवाद है वो 2014 में केरल में आयोजित किया गया था। ये इससे संबंधित कुछ नॉलेज हो गई। हमें आंसर मिल चुका है कि ये दोनों गलत है। ना ही तो कुछ दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी, और ना ही ये कुछ ऐसा संस्था या ऐसे एसोसिएशन है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु कार्य करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था? आंसर है हमारे पास इसका डी। देखिए, मेन चीज ये नहीं है कि इसका आंसर क्या आ गया, क्या आपको, देखिए आपको इस एसोसिएशन से संबंधित नॉलेज मिल गई। अब यदि कोई भी एसोसिएशन है जो कोऑपरेशन है हाल ही में हिंद महासागर से संबंधित है, यानी कि हिंद महासागर से कहीं ना कहीं वो यदि रिलेट होता है और वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, तो इस पैटर्न पे आ सकता है क्वेश्चन। क्या कि उसकी स्थापना क्यों की, यानी उसको स्थापना का उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या है। देखिए, दूसरे कथन में क्या पूछा गया है, इसका कार्य कि क्या ये केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या ये कार्य करती है, कहां कहां पर ये रिलेट करती है। ठीक है, किस तरह के कार्यों में संलग्न रहती है, क्या ये समुद्री सुरक्षा के लिए है या किसी अन्य काम के लिए है, बहुत सारे कामों के लिए है, या पर्टिकुलर एक एरिया के लिए संबंधित है। तो किस तरह की वो एसोसिएशन है, किस तरह का वो संगठन है, ये ध्यान दीजिएगा कि वो उसके कार्य क्या है, और उसका जो गठन हुआ है, उसकी जो स्थापना हुई है, वो किस उद्देश्य से हुई है, ये पहले कथन में पूछा गया है। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, यहां से हमें पैटर्न समझ में आ गया। अब कोई भी एसोसिएशन, कोई कोऑपरेशन, कोई संगठन, ठीक है, उसकी स्थापना हुई है और वो हिंद महासागर से संबंधित है और वो चर्चाओं में है, तो ध्यान दीजिएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों उसकी स्थापना की गई है और उसके कार्य वो क्या क्या करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आया था 2016 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि भारत द्वारा प्रमुख यानी कि स्थापित खगोलीय वेधशाला जो एस्ट्रोसैट है के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइए हमें कौन सा सही है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एस्ट्रोसैट से संबंधित है, यानी कि भारत द्वारा जो स्थापित की गई है खगोल वेधशाला जो है, जो एस्ट्रोसैट जिसके नाम से हम जानते हैं, वो उससे संबंधित दो हमें कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो क्या सही है या गलत है। एक कथन में देख लेते हैं क्या बोला गया है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमाणित की है। यानी कि जो स्थापित की है, जो भारत ने वेधशाला स्थापित की है, वो केवल भारत के अलावा यूएसए और रूस ने की है। ठीक है, ये पहला कथन बोल रहा है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि जो एस्ट्रोसैट है वो 2000 किलोग्राम का उपग्रह है, यानी इसका जो वेट है वो 2000 किलोग्राम है, और जो पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 1650 किलोमीटर के कक्ष के स्थापित है। ये इसका जो उसकी कक्षा है उसके बारे में हमें बता रहा है। तो क्या इतना ही वेट है, क्या इसी कक्षा में स्थापित है, क्या ऐसा है कि यूएसए और रूस के अलावा सिर्फ भारत ने एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में इस प्रकार की वेधशाला स्थापित की है। तो आइए से कुछ जो फैक्ट है इसके बारे में बात कर रहा है, एस्ट्रोएट के बारे में हम जान लेते हैं। एस्ट्रोसैट जो है भारत का पहला समर्पित मल्टी वेल लेंथ स्पेस वेधशाला है। ठीक है, जो एस्ट्रोसैट है मिशन की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों की एक साथ बहुत तरंगदैर्घ्य टिप्पणियों को सक्षम बनाता है। ठीक है, एस्ट्रोसैट जो है वो लगभग 1513 किलोग्राम के लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ, यानी कि PSLV C30 द्वारा 650 किलोमीटर कक्षा में लॉन्च किया गया था। देखिए, ये इसकी कक्षा है जो 650 किलोमीटर कक्षा में लॉन्च किया गया था, और ये 1513 इसका वेट है। और हमसे क्या बोला गया था कि 2000 किलोग्राम इसका वेट है और इसका समय स्थापित किया गया था, तो ये गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन तो हो गया गलत, ये फैक्ट तो हमें मिल गया। आइए जान लेते हैं कौन कौन से ये कार्य कर चुके हैं। भारत से पहले नासा, ठीक है, यूरोपीय संघ, जापान और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियां, अन्य देश जो हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में समान सुविधाएं शुरू की हैं, यानी कि इस तरह कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अब पहला कथन भी गलत हो गया कि केवल यूएसए और रूस के अलावा एकमात्र देश भारत ही है, तो ये भी कथन गलत हो चुका है।
तो आंसर तो हमें मिल चुका है। अब जान लेते हैं एस्ट्रोसैट के मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य। तो बाइनरी स्टार जो है सिस्टम उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए न्यूट्रॉन स्टार व ब्लैक होल होते हैं जो न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाएं। हमारी आकाशगंगा के बाहर जो स्टार सिस्टम है, जो स्टार जन्म क्षेत्र है, उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा। आकाश में नए संक्षिप्त उज्ज्वल एक्सरे स्रोतों का पता लगाएगा और पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के एक सीमित ग्रह क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा। हाल ही में इस तरह का जैसे कोई भी वेधशाला स्थापित की गई है, वो कहाँ पर स्थापित की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, या किन किन कंट्रियों के पास ऐसी क्षमताएं हैं, किन किन कंट्रियों ने ऐसी चीजें स्थापित की हैं, यदि कोई वो रेयर है तो ये चीज आप देख लीजिएगा। यदि कोई भी करंट में इस तरह का चीज है वो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही गलत हैं और हमसे सही पूछा गया था, तो ना तो एक और ना ही दो। आंसर क्या हो जाना चाहिए था, आंसर आपको लगा के आना चाहिए था इसका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया था 2014 के अंदर और उसमें पूछा गया था, हमें कुछ देश देके पूछा गया था कि आर्कटिक परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं। ऐसा कोई भी परिषद, कोई संगठन देके हमें पूछा जा सकता है, कुछ कंट्रियों के नाम देके कि क्या वो इस संगठन के अंदर, इस परिषद के अंदर शामिल है, यानी कि उस परिषद के अंदर वो भी एक सदस्य हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर हमें दिया गया है डेनमार्क दिया गया है, जापान, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए हमें दिया गया है। ये 5 कंट्री हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि आर्कटिक परिषद के सदस्य इनमें से 5 कंट्री में थे कौन कौन से हैं। क्या 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, ये हमें पता लगाना है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं आर्कटिक परिषद के बारे में। आर्कटिक परिषद जो है आर्कटिक क्षेत्र में सामान्य आर्कटिक मुद्दों और विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति आर्कटिक देशों, आर्कटिक के देशज समुदाय और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय, अनुक्रिया बढ़ाने के लिए एक प्रमुख अंतर सरकारी फोरम है। ठीक है। आर्कटिक परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1996 के अंदर ओटावा घोषणा द्वारा की गई थी और इस घोषणा में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, ठीक है, रूसी जो संघ है, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों को आर्कटिक परिषद सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। जापान और यूनाइटेड किंगडम आर्कटिक परिषद के सदस्य राज्य नहीं है। कौन कौन से, जापान नहीं है और यूनाइटेड किंगडम नहीं है। हालांकि ये पर्यवेक्षक दर्जा इनको प्राप्त है, यानी कि ये पर्यवेक्षक दर्जा इनको प्राप्त है, प्रॉपर सदस्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं, जापान और यूनाइटेड किंगडम। हमें कौन कौन से कंट्री दी गई है, डेनमार्क दिया गया है, जापान दिया गया है, जापान सदस्य नहीं है, रूसी संघ दिया गया है, रूसी सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम दिया गया है जो कि सदस्य नहीं है, और दिया गया है यूएसए जो कि इसका सदस्य है। यानी कि 1, 3 और 5 इसके सदस्य हैं। यानी कि आंसर हो जाना चाहिए था इसका डी, क्योंकि जापान और जो यूनाइटेड किंगडम है वो उसके सदस्य नहीं है। तो आंसर हमें मिल चुका है, या आपने इसका आंसर लगा के आना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2018 के अंदर आया है। इसमें पूछा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन संबंधित 2 कथन हमें दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कौन सा सही है। ठीक है। आइए संबंध देखते हैं क्या कथन बोले गए हैं, क्या कथन बताए गए हैं इसके अंदर। फोटोवोल्टिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले जो सिलिकॉन वेवर्स के निर्माण में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये पहला कथन बोल रहा है। और सौर ऊर्जा शुल्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये दूसरा कथन बोल रहा है। यानी कि एक जगह बात कर रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर यानी कि सिलिकॉन वेवर्स निर्माण में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, एक वो स्थान क्रिएट के रूप में कथन बनाया गया है, और एक कि जो सौर ऊर्जा शुल्क है उसका निर्धारण कौन करता है, सौर ऊर्जा निगम करता है या कोई और करता है, ये हमें पता लगाना है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। आइए पता करते हैं इनमें से कौन कौन से सही है। देखिए, सिलिकॉन वेवर्स जो सेमीकंडक्टर के पतले स्लाइस होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय सिलिकॉन एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण और फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। चीन अब तक सिलिकॉन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है। ठीक है, भारत सिलिकॉन व सिलिकॉन वेवर्स के जो सिर्फ 5 देश हैं उनमें शामिल नहीं है। ठीक है,
तो जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, जिसमें बोला गया कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कथन पर। तो सोलर ट्रैफिक का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय विद्युत नियामक द्वारा। ठीक है, और दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था? इसका आंसर हो जाना चाहिए था डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 के अंदर आया है, जिसमें पूछा गया है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसको बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाता है। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर यदि वर्ड जिसकी डेफिनेशन प्रॉपर होती है, जिसके बारे में हम बात लगातार समाचारों में बने रहता है, तो उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वो किससे संबंधित है, या फिर किसी तरीके से भी उस पर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। यदि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो है वो चर्चाओं में चल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि नेट मीटरिंग है क्या। देखिए, नेट मीटरिंग एक बिलिंग यंत्र है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को ग्रिड में जोड़ने वाली बिजली का श्रेय देता है। यह घरेलू व वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है वह अपने अधिशेष ऊर्जा ग्रिड में वापस निर्यात करने के लिए सौर पैनलों व फोटोवोल्टिक प्रणाली का उपयोग करके अपनी बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो सौर पैनल आप अपने घर पे लगवाते हैं उसमें क्या है, ये मीटर सेट किए जाते हैं। ये क्या होता है कि मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो मीटर है ये मैनेजमेंट करता है आपकी बिजली का। कैसे? जो आपका सोलर पैनल आपने लगवाया है वो बिजली पैदा करता है, और आपके घर में कितनी बिजली खपत हो रही है, यानी कि जो सौर पैनल बिजली उत्पन्न कर रहा है दिन के टाइम पीरियड के दौरान, उसमें आप घर में आपका जो घर में कितनी खपत हो रही है उसका हिसाब रखता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है। और जब रात के टाइम जो है, जब वो उत्पन्न नहीं कर रहा होता है, जब ग्रिड में से कितनी बिजली का यूज किया गया है उसका हिसाब किताब रखता है, यानी कि मैनेज ये जो मीटर है ये मैनेजमेंट करता है। अब इसके बेनिफिट क्या है ये जान लेते हैं। यह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए कम लागत, आसानी से प्रशासित विधि है। यह अक्षय पीढ़ी द्वारा उत्पादित बिजली के मूल्य को बढ़ाता है और ग्राहकों को अपनी ऊर्जा को संग्रह करने और जब भी आवश्यक हो उसका उपयोग करने की अनुमति देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये मैनेजमेंट करता है। और अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग एक आवश्यक नीति है। ग्राहकों को अपने बिजली बिलों पर नियंत्रण देता है, कितना आपको यूज करना है कितना नहीं यूज करना है। यदि आप निर्धारित करेंगे तो आपकी बिजली का नियंत्रण होगा, आप बिजली की बचत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? परिवारों उपभोग द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन उपयोग, घरों की रसोई के पाइप प्राकृतिक गैस का उपयोग, मोटर कारों व सीएनजी किट की स्थापना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। अब ये चार कथन हमें, यानी कि चार विकल्प हमें दिए गए थे। आप जैसे मैंने आपको बता दिया है कि नेट मीटरिंग क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट है, इसलिए आप इसका सीधा आंसर दे सकते हैं। ना तो ये रसोई घर के पाइप प्राकृतिक गैस से संबंधित है, ना ये सीएनजी से संबंधित है, ना ये घरों में पानी मीटर की स्थापना से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? परिवार उपभोक्ता द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन व उसका उपयोग। ठीक है, ये ए से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए था? इसका आंसर हो जाना चाहिए था ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 2021 के अंदर आया है और इसमें पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर क्या होता है कि कभी कभार एग्जाम के प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमें कर लेनी चाहिए। देखिए, इसमें चार विकल्प हमें दिए गए हैं कि 26 जनवरी 1950 को वास्तविक संवैधानिक स्थिति भारत की क्या थी। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया और चार विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य था उस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 26 जनवरी 1950 की ये बात हो रही है। दूसरा कथन में बोल रहा है कि यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था 26 जनवरी 1950 को। सी हमें बोल रहा है कि यह एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। और चौथा कथन हमें बोल रहा है कि यह एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। आप ध्यान में ये रखिएगा कि ये बात अभी की नहीं कर रहा है, ये बात कब की कर रहा है? ये बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 की, ना कि 2022, 23 या 24 की। ठीक है, ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है 26 जनवरी 1950 की, कि भारत की उस टाइम पीरियड पे संवैधानिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, आज की स्थिति कुछ और है, 26 जनवरी 1950 की स्थिति कुछ और थी। ठीक है,
अब ये जान लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान अपनाया और अधिनियमित किया कि नागरिकों को संविधान प्रदान किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। आपको पता ही है कि भारत की संवैधानिक स्थिति संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी, क्योंकि जो समाजवादी वर्ड है, जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, ठीक है, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 जो 76 है द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये वर्ड जो है बाद में जोड़े गए। कब? 1976 के अंदर जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि ये हमारी वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान में हम क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित है। मगर उस टाइम पीरियड के दौरान ये 1976 में जुड़े हैं, तो उस टाइम पीरियड की हमारी स्थिति कैसी थी? हम जो है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए इसका बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि यह एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। यानी कि नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें भारी जल कैसे कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है। 4 कथन हमें दिए गए हैं। कौन कौन से हमारे पास विकल्प है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, यानी इसका कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, या न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना है, या रिएक्टर को ठंडा करना है, या नाभिकीय क्रिया को रोकना है। तो क्या करना है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका कार्य है। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाना चाहिए था? इसका आंसर क्या आना चाहिए था? ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2016 के अंदर आया है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। इस तरह का ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, कोई संगठन है, कोई परिषद है, क्या उसका कोई सदस्य है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी संगठन या परिषद यदि चर्चाओं में है तो उस पर ध्यान दीजिएगा उसके कौन कौन से सदस्य हैं। तो इनमें से कौन से सदस्य नहीं है? जिसमें दिया गया है ईरान, ओमान, सऊदी अरब है, कुवैत है। ये 4 जो है राज्य यानी कि देश हमें दिए गए हैं, और हमें पता लगाना कि खड़ी यानी कि जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसके सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी अरब प्रायद्वीपों में 6 देशों का संगठन है। यानी गठबंधन किस किस का है? 6 देशों का गठबंधन है। ये देश कौन कौन से हैं? बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। ईरान जो है इसका सदस्य नहीं है, इसलिए आंसर तो हमारा ईरान हो गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1981 में इसको स्थापित किया गया था। कब इसको स्थापित किया गया था? 1981 के अंदर स्थापित किया गया था। तथा सहयोग एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए था? हमारा आंसर है ईरान। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। काफी बार स्टेट पीचेस में कोई बेरोजगारी पर्टिकुलर जो है उसकी लेके हमसे पूछ ले जाता है कि ये इसका अर्थ क्या है। देखिए, अब की बार क्या पूछा गया है कि पर्सन बेरोजगारी का आमतौर पर अर्थ क्या होता है। ऐसे किसी अन्य बेरोजगारी पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका आमतौर पर अर्थ क्या होता है। अब हमें विकल्प क्या क्या दिए गए हैं कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, यानी कि इस बेरोजगारी के अंदर बड़े लोग संख्या में बेरोजगार हों, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो और श्रमिक की उत्पादकता कम हो। काफी बार क्या जाता है कि कुछ वर्डिंग इस तरह की इस्तेमाल कर ली जाती है एग्जाम के अंदर कि आप जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, या फिर आप आंसर नहीं दे पाते हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। अब पहले आप समझ ले कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है। देखिए, आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को उस टाइम पीरियड के दौरान यानी उसकी उस कार्य को करने की जो क्षमता है, मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति जो हैं इस कार्य को कर सकते हैं। यानी कि जो उत्पादकता, मान लीजिए 10 क्विंटल किसी भी जमीन के अंदर उत्पादकता होती है, जो उत्पादन करता है वो जमीन जो 10 क्विंटल का उत्पादन करती है, और उसके लिए हमें चाहिए 10 सदस्य। 10 व्यक्ति यदि उसमें कार्य करें तो 10 क्विंटल का उत्पादन कर सकते हैं और वही वो जमीन पैदा कर सकती है। मगर उसमें लगे हुए हैं 12 या 15 व्यक्ति।
कुछ भी मान लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, मगर फिर भी यानी कि 10 व्यक्ति 10 क्विंटल पैदा कर सकते हैं उस जमीन के टुकड़े के अंदर से। ठीक है, उसी में लगे हुए हैं 12 या 15 व्यक्ति लगे हुए हैं, मगर फिर भी क्या हो रहा है, 10 ही क्विंटल उसमें से उत्पादन हो रहा है। किसी भी फसल का उत्पादन जो है वो 10 ही क्विंटल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 व्यक्ति तो कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो रोजगार है वो 10 व्यक्ति के पास है। ये 2 व्यक्ति यानी 12 है तो 2 व्यक्ति, यदि 15 है तो 5 व्यक्ति क्या माने जाएंगे, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं प्रचंड बेरोजगार, यानी कि उनका जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य है। देखिए, यदि 10 व्यक्ति इस जमीन के टुकड़े से 10 क्विंटल गेहूं या फिर कोई भी फसल पैदा कर सकते हैं और 12 या 15 लोग भी वही पैदा कर रहे हैं, 10 ही क्विंटल पैदा कर रहे हैं, तो वो 2 और 5 लोगों की कोई इंपोर्टेंस रह जाती है कि उन्होंने क्या उत्पादन किया, कुछ भी नहीं, शून्य। तो ऐसा इसका आंसर क्या हो गया, श्रम सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि उनकी कोई कोई यूज नहीं हुआ है, वो वहां पर ऐसे ही लगे हुए हैं, यानी कि उनको क्या बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, प्रचंड बेरोजगार। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो जिनके लिए यूज हो सकती है, जो आप तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई भी आपसे संबंधित है तो हमारी वीडियो उन पर शेयर कीजिए, उनकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।